तो गाइज हम कल एक सैम्पल पेपर कर रहे थे, ये प्री बोर्ड पेपर ही है हमारा। तो इसमें कल हमने इसको किया था क्वेश्चन, इसके जो एमसीक्यूज टाइप थे हमने सभी कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें इसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ओके, और इसमें ए पार्ट है। ये कह रहा है कि मिस्टर दूरन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 ईयर। इनके पास एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है उन्होंने 3 ईयर के लिए। तो एन की वैल्यू 3 ईयर्स, और ईयर्स को अगर आप मंथ्स में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। तो 3 इंटू 12 करते हैं हम, कितना आएगा ये? 36 मंथ्स। 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे? 36 मंथ्स होंगे। फिर ये कह रहा है कि एट 7%, रेट कितना है? 7.5% है पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गेट्स ₹8325 एज अ इंटरेस्ट। अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है 8325 एज अ इंटरेस्ट मिलता है उसको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द मंथली डिपॉजिट, कि वो मंथली डिपॉजिट कितना करता है वो बताना है। इसमें पी की वैल्यू बतानी है। ओके, तो ध्यान रहे आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस में गिवन जरूर लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। फिर आपको देखना है कि उसमें क्या फाइंड करना है। जैसे आपको पी फाइंड करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, और सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है, इसमें सेकंड पार्ट में इसको फाइंड करना है मंथ मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू भी फाइंड करनी है। फिर आपको सॉल्यूशन पर आना है। अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो उसका क्या होगा, देखो सिंपल है। पी फाइंड करना है, आई हमें दे रखा है, तो देखो आई या एम वी जो भी हमें दिया होगा, गिवन होगा, तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर वो हमें पी एन आर गिवन करेगा और वो आपसे इंटरेस्ट या फिर मैच्योरिटी वैल्यू। तब तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना ही है। कैसे कि इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो इंटरेस्ट इजिकल्स टू होता है पी एन एन प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। पी एन प्लस 1 अपॉन आर, बस इसमें ये वही फॉर्मूला है हमारा जो हमारा किस में यूज़ होता है? सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होता है। जैसे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो कुछ इसी वे में है ये हमारा। देखो पी इंटू आर इंटू 100 ये है, बस ये एन की वैल्यू को टी की वैल्यू को इस तरीके से चेंज कर देना आपको। तो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? फाइंड करनी है। इंटरेस्ट है हमारे पास 8325। ओके, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी? 36 मंथ है, तो 36 में एक और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 37, और यहाँ पर ये 2 इंटू 12। फिर यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी? 7.5, और डिवाइड में कितना? 100। ओके, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से ना। अब हम इसको सोल्व करते हैं। भाई किससे कैंसिल हो रहा है? जैसे 12 3 जा 36, और क्या कैंसिल कर सकते हैं कि आप पॉइंट हटाकर इसमें नीचे 1000 कर सकते हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को उठाकर इधर लेके आएंगे, इधर ही सोल्व करते हैं क्योंकि फाइनल आंसर हमारा इधर ही मिलने वाला है। तो इधर 2 बच रहा है और 1000 बच रहा है, तो 2 इंटू 1000 इधर 337 और यहाँ पर क्या आ रहा है? 75। तो कैलकुलेशन आपको क्या करनी है? बिल्कुल लास्ट में करनी है, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन मत करना कि आप इसे यहाँ पर ही सोल्व करने लग जाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं करने लग जाओ और फिर जो वैल्यू है तब उससे डिवाइड करो। नहीं, ऐसा नहीं करना। जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, नहीं होता है तो उसको बिल्कुल फाइनल की तरफ लेके आओ जहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि मैं पी फाइंड करना, तो पी को हमने यहाँ पर अकेला छोड़ा, और ये सभी जो वैल्यू है जो डिवाइड में थी उनको मल्टीप्लाई में लेके आए, और जो मल्टीप्लाई में थी उनको लेके आए डिवाइड में। अब कैंसिल करते हैं। कैसे, किसको किससे कैंसिल कर सकते हैं आप? देखो 3 से कैंसिल नहीं होगा, 37 से नहीं होगा, 75 से जरूर कर सकते हो आप। जैसे 25 3 जा 75 होते हैं, 25 4 जा 100 होते हैं, लेकिन इसमें एक जीरो भी है तो ये 40 आ जाएगा ना। अब ये 3 से नहीं हो रहा, तो 3 से देखो क्या है? 3 से इसको कैंसिल कर पा रहे हो आप? तो 3 2 जा 6। फिर क्या होगा हमारा यहाँ पर? वैसे देखो 3 से कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है? जिन सभी का सम 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर इन सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 3 11 11 और 2 13 13 और 5 18 18 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। यस, नंबर डिवाइड होगा डेफिनेटली। कैसे? 3 2 जा 6, 2 कैरी 3 7 जा 21, फिर 2 कैरी 3 7 जा 21, 1 कैरी 3 5 जा 15। क्या ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा? एक और 3 बच रहा है, तो देखेंगे इन सभी का सम 3 से डिवाइड हो रहा है। नहीं, ये 2 और 7 9 9 और 7 9 और 7 16 16 और 5 21। यस, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? देखो 3 9 जा 27, क्योंकि 2 तो नहीं हो रहा, तो 27 होगा। 3 9 जा 27, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये आएगा। वैल्यू आ गई हमारे पास 925, ये 2। अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये बचा हमारे पास क्या? 37। देखो 37 प्राइम नंबर है, क्या 37 इसको डिवाइड कर रहा है? मे बी पॉसिबल कि 5 टाइम्स है, क्योंकि 5 7 35, 5 लास्ट में आ रहा है इसका।
लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि 5 से 15 होगा और ये नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं कि क्या इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर ये पॉइंट में आएगा, पर ऐसा कम ही चांसेस होते हैं कि वैल्यू पॉइंट में आए। जैसे 2 टाइम्स में कैंसिल कर हो जाएगा डिवाइड हमारा, 2 7 × 14 का 4 1 और ये आ जाएगा 74, क्योंकि अगर आप 3 टाइम्स में लोगे तो 92 से बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। फिर 12 में से 4 आएगा 8 और यहाँ पर 8 रह गया हमारे पास, 8 में से 7 1 और यहाँ आया 5। अब क्या ये 5 से हो रहा है? यस 5 से हो रहा है। ये देखो 5 7 35 का 5 और 3, 5 7 35 का 5 और 3, 5 से 15 और 1 18, यस। तो ये 25 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है, तो बस ये कैंसिल हो गया हमारा। और मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसिल हो ही जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट पॉइंट में, मोस्ट मतलब रियरली ही आती है, डेफिनेट वैल्यू ही मिलेगी आपको। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, 25 4 जा कितने हो रहे हैं, 25 4 जा हो रहे हैं 100, मतलब ये 1000, तो ये आ रहा है 2000 रुपीज़। तो मंथली इंस्टॉलमेंट है इसकी 2000 रुपीज़। ये है इसमें सिस्टम। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है कि कैलकुलेशन करें कैसे। कैलकुलेशन करनी है सिस्टमेटिक, जैसे मेंसुरेशन में करते हैं हम, कि जहाँ आंसर चाहिए ना वहाँ पर सारी वैल्यू उधर ही लेके जाओ। आप स्टार्टिंग में सॉल्यूशन कभी मत करो। अगर आप इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करने लगते, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने लगते, तो ये जो वैल्यू आती कैलकुलेट करते ना इतने टाइम में, ये आंसर आ गया हमारा, वो तब वो बहुत लेंथी हो जाता है और मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसमें देखो बी क्वेश्चन गिवन क्या हमें, इसका बी पार्ट कुछ इस टाइप से है। इसके बी पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए और यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर 2 कोसेक ए, ये है। देखेंगे इसको, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको ही लेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन तो मे भी हमने एक्सरसाइज में भी किया था अपने, जो सेलिना कॉन्साइज बुक है उसकी एक्सरसाइज में। तो अगर हम इसको देखते हैं, इसमें साइन कोस में पहले से ही है हमारा, तो हम इसमें साइन कोस में नहीं कर सकते, तो हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे। फर्स्ट स्टेप में वैसे आपको सेम लिखना होता है, नेक्स्ट स्टेप से आप सोल्यूशन शुरू करते हैं, लेकिन हम यहाँ से ही आपको करके दिखा रहे हैं। 1 प्लस कोस ए और यहाँ पर साइन ए। तो प्रूफ वाले में क्या सिस्टम चलता है कि आप LHS ले लो, RHS दिखा दो, RHS ले लो, LHS दिखा दो, या फिर दोनों ही साइड्स को सोल्व करो और कुछ स्टेप्स के बाद उनकी वैल्यू मैच करके दिखा दो कि वो सेम वैल्यू दे रहे हैं हमारे, तब भी प्रूफ हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा साइन और साइन, साइन स्क्वायर ए और ये 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप से वैल्यू होगी। अब देखो ये तो हो रहा है हमारा साइन स्क्वायर ए, एंड ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी करेंगे अगर हम, तो 2 × 1 × कोस ए, तो 2 कोस ए हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 2a भी बीच में आना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a भी आप लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम होगा, सभी से आंसर सेम आएगा। क्योंकि आप 2 + 1 लिखें या 1 + 2 लिखें, दोनों से ही आंसर 3 आना है। प्लस वाली वैल्यू में हम आगे पीछे वैल्यू रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो अब हम यहाँ पर करते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो नीचे तो हमारा कुछ इस टाइप का बन रहा है हमारा, ये देखते हैं इसको, इसका क्या होगा। तो इसको अभी कुछ नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और ये कोस स्क्वायर, देखो ये साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर को अगर मैं एक साथ ले लूँ ये, तो ये तो 1 होता है और ये +1 और फिर ये +2 कोस ए, ये 1 प्लस कोस ए और ये साइन ए, सिंपल। देखो अब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसे 1 बोल कर दें, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, आइडेंटिटी है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम इस तरीके से 2 लिख दें और यहाँ पर ये 2 कोस ए आ रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है हमारा 1 प्लस कोस ए और साइन ए। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन लेने से हो रहा है क्या है कि नीचे वाला 1 प्लस कोस ए ना वो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इसका हमें कुछ करना भी नहीं है। 1 प्लस कोस ए नीचे भी है हमारा और ये साइन ए, दोनों मल्टीप्लाई में है ये वाले। यहाँ पे बीच में प्लस होता तभी कैंसिल नहीं होता, अभी मल्टीप्लाई में तभी कैंसिल हो रहे हैं। अब नीचे जो साइन बचा वो ऊपर अगर कोसेक हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बस ये हो गया कोसेक है। ओके, यही हम प्रूव करना था, सिंपल सा प्रूफ है ये भी हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। सी में भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि इफ 3 9 m 81 एंड n आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है
तो आपको बतानी है m और n की वैल्यू। तो देखो अगर इस तरीके की कुछ वैल्यूज दे देता है, वो कहता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है कि आप इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का ऐसे आप रेशो ले सकते हो। एंड का नहीं लेंगे हम, इसका इसके साथ ही लेंगे। जैसे कि आप 3/9, 9/m, m/81, 81/n इस तरीके से ले सकते हो और वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो इसके साथ डेफिनेट वैल्यू है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक रेशियो सिंपल है हमारा, इससे आप m की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर आप इसे कैंसिल करो तो आएगा 1/ कितना 3, 3 से 9 या 9/m, m इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 9 से कितना हो जाएगा 27, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, m की वैल्यू 27। अब आपको n की वैल्यू चाहिए। देखो n की वैल्यू, ये सभी रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो आप इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। ओके, आप इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। तो आप क्या कर लो, इन दोनों को इक्वल रख लो। 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, 81/n। अगर आप इन दोनों को इक्वल रखते तो m की वैल्यू आप ये यूज़ कर लेते, तब भी हो जाता है। सेम आंसर आएगा सभी से। n की वैल्यू आ रही है कितनी 243, बस ये था इसमें। तो इस टाइप का भी हो सकता है क्वेश्चन हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था इसका, तो इसको ध्यान से करना आप। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कोनिकल टेंट में इंसुलेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो इसकी कैलकुलेशन देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब ये क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में, ए कोनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 77 पर्सन्स। एक कोनिकल टेंट है हमारा, उसमें 77 पर्सन आ सकते हैं। ये बोल रहा है कि इसमें 77 पर्सन आ सकते हैं। और किस तरीके से आ सकते हैं कि ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर, और हर एक पर्सन कितनी एयर ऑक्यूपाई कर रहा है 16 मीटर क्यूब ओके ऑफ एयर टू ब्रेथ। ठीक है, वो ब्रेथ के लिए क्या कर रहा है 16 मीटर क्यूब, इसको एयर चाहिए। गिवन द रेडियस ऑफ द टेंट एज 7 मीटर, गिवन द रेडियस ऑफ अ टेंट एज 7 मीटर, 7 मीटर रेडियस है इसकी। हाइट वगैरह कुछ गिवन किया है नहीं। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट एंड ऑल्सो इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपको फाइंड करना है। ओके, कॉनिकल टेंट इज टू बी एकोमोडेट 77 पर्सन कर रहा है। देखो एक पर्सन का इतना, तो 77 पर्सन का कितना हो जाएगा, 77 पर्सन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 77 से हम इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई है इस टेंट की। ओके, इसकी हाइट फाइंड आपको करनी है, हाइट ऑफ द टेंट एंड ऑल्सो इट्स CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना सिंपल। देखो पहले हम H फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, ये जो हमें वॉल्यूम गिवन किया। देखो इससे इसने ये हिंट दिया है कि आप इसकी वॉल्यूम बता सकते हो। अगर 77 पर्सन आ सकते हैं तो उनके हिसाब से उनकी एयर भी होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग एयर होनी चाहिए। तो एक पर्सन के लिए 16 मीटर क्यूब है, तो 77 पर्सन के लिए इतना क्यूब होगा, इतना मीटर क्यूब। तो बस इसकी ये वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम हो गई 77। आपको ये मल्टीप्लाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे लिख सकते हो। वॉल्यूम ये है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। बस आपको ये सोल्व कर लेना है। आर की वैल्यू तो है हमारे पास, H नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे आर की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू आप 22/7 कर सकते हैं, एंड आर की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 × 7 लिख लेंगे। और हाइट है हमारे पास नहीं, तो हाइट हमें फाइंड करनी है। एक 7 से एक 7 कैंसिल भी हो रहा है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को उठाकर फेंको इधर, तो यहाँ पर लेके आए 3 को इधर लेके आए मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 22 और यहाँ पर ये 7, ये है सिस्टम। अब देखो कैंसिल भी हो रहा होगा, जैसे ये हो रहा है। देखो 7 इसको 11 टाइम्स में कर रहा है, 11 इसको 2 टाइम्स में कर रहा है। कैलकुलेशन हो गई बिल्कुल सिंपल, 8 3 24 आ गया आंसर। 24 मीटर इसकी हाइट होगी। तो ये है इसमें सिस्टम। तो कैलकुलेशन करने का सिस्टम ये होना चाहिए, तभी आप इसके कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हो, वरना आप एक छोटे क्वेश्चन को भी काफ़ी लेंथी बना सकते हो और उसमें मिस्टेक काफ़ी कर सकते हो। तो ये है इसमें करने का सिस्टम इसका। ओके, तो फिर करेंगे हम इसका बी पार्ट है। बी पार्ट कुछ कटा हुआ सा लग रहा है। इसमें कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड विच पासिस थ्रू दिस। ठीक है, ये कह रहा है कि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो क्या है, विच पासिस थ्रू और विच परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, वो क्या है परपेंडिकुलर है किस पर,
इस लाइन पर 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 5 पर एंड पास करती है किससे, एंड पास इज थ्रू P पॉइंट, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,5। अब बताना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है, वो लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली लाइन, और जो हमें लाइन फाइंड करनी है वो इस पर परपेंडिकुलर है, और इस पर एक पॉइंट भी बताया हमें कि P पॉइंट है इस पर, जो इस लाइन से पास करता है, जो हमें फाइंड करनी है रिक्वायर्ड लाइन। ओके, बस अब हम क्या कर देंगे, आप कह सकते हो यहाँ पर क्या कि जो इस लाइन का स्लोप होगा गिवन लाइन का, और ये जो हमें फाइंड करनी है रिक्वायर्ड लाइन, इन दोनों के स्लोप का रिलेशन आपको पता होगा क्या, कि m1 और m2 का स्लोप -1 के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन से परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है। ये कंडीशन हमने की थी, तो हम निकालेंगे इस लाइन से स्लोप निकालते हैं इस वाली लाइन से 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 5। कैसे निकालते हैं स्लोप की, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3x ये प्लस 5 y, ये 2 इधर डिवाइड में आएगा, और हम 2 को क्या कर देते हैं, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, लेट कर लेते हैं, m1 है, और m1 क्या हो गया हमारा x का कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे होते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन से। किससे कंपेयर किया हमने इसे, y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन से। तो अगर y अकेला है और ये सारी वैल्यू इधर फेंकी हुई है, हमने रखी हुई है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा ना, वही हमारा क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा m होगा स्लोप। ओके, ये इसका स्लोप आ गया। अब अगर ये लाइंस क्या है हमारी, परपेंडिकुलर है, इफ रिक्वायर्ड लाइंस एंड गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर, देन स्लोप्स का रिलेशन m1 और m2 क्या होगा हमारा, -1 होगा। तो आप इनका लेट करके दिखा सकते हो कि लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी m2, द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m1, इस टाइप से। तो m1 की वैल्यू हमने 3/2 फाइंड की है, यहाँ पर m2 है और इक्वल्स टू -1, तो m2 कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर, तो हो जाएगा -2/3। m2 क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ओके, m2 -2/3 हो गया, तो देन हम क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ पर m क्या है हमारा, m है यहाँ पर क्या, ये वाला m2 जो हमने लेट किया -2/3। पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट ये है हमारा, इससे पास हो रहा है हमारा -2,5। बस इसको x1 y1 कर लेते हैं हम, ये m है हमारे पास, तो y माइनस y1 की वैल्यू 5 एंड m की वैल्यू क्या, -2/3, और x माइनस x1 की वैल्यू -2। देखो जैसे हम लिखते हैं, लिखने का वे कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको एक अच्छे वे में लिखना है कि आपको बताना है कि आप क्या कब क्या कर रहे हो। ओके, जैसे कि आप लेट करोगे कि लेट स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन इज m1 एंड स्लोप ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन इज m2, देन आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको सोल्व करोगे और यहाँ से बताओगे आपने m फाइंड किया है। ठीक है, बस यहाँ पर इतना कर सकते हो कि m फाइंड किया, लिखना नहीं है कि m फाइंड किया है। देन आप क्या कर सकते हो कि इफ बोल देंगे इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन आप लिख सकते हो कि m1 और m2 क्या होगा, ये होगा इस तरीके से। फिर आप ये जो हम इधर की साइड कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करनी है, आपको नीचे की तरफ ही लेके आना है। ओके, ये तो हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो ऐसे ही मत कर देना एग्जाम में। कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे ही कर देते हैं कि भाई सर ने ऐसे ही बताया ऐसे ही कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको एक सिस्टम की तरह, सिस्टमेटिक, जैसे अपने बुक्स में सॉल्यूशन एंड मतलब आप एग्जाम्पल वगैरह में सॉल्यूशन देखते हैं उस तरीके से करना होता है, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन, क्या हो जाएगी यहाँ पर 3y -3 5 = 15, ये -2x और -2 2 = 4, -2x प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 3y, ये प्लस का 15 इधर आकर माइनस का 15 इधर आकर प्लस का 15 और ये माइनस का 4। आप सभी वैल्यू इधर भी लेके आ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से भी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। ये है इसमें हमारा। ओके, 2x + 3y = 11 हो गया ये हमारा। ओके, ये हो गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई रिक्वायर्ड लाइन, यही हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसका सी पार्ट है कि यूज द ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट
रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी इन द वाई एक्सिस एंड नेम द दैम एज बी डैश सी डैश एंड डी डैश। मतलब वही रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है कि आपको एक ग्राफ पेपर पर क्या करना है, इसको बताना है कि भाई क्या क्या सिस्टम है इसमें। बता सकते हैं इसमें हम कि क्या क्या भाई होगा इसमें। ये कह रहा है कि भाई एक ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाओ, तो आप बना सकते हो सिंपल। ऐसे हम रफ फिगर ले लेते हैं इसमें। ओके, ये लिया हमने। अब इसमें हमने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी -1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी हमने -1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये कह रहा है कि आपको प्लॉट करने कुछ पॉइंट 0,5। ए पॉइंट है 0,5, बताओ 0,5 कहाँ होगा। एक्स पहले हम देखो हमेशा ओरिजिन से चलते हैं। अगर आपको पॉइंट करना है 0,5, अगर आपको पॉइंट करना है 0,5, तो हम क्या करेंगे इसमें 0,5 रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको 0 पर चलना है। एक्स पर जाना है 0, तो आप 0 पर ही हो। एक्स पर वाई पर जाना 5, तो यहाँ पर आप आ जाओगे 5 पर। तो ये पॉइंट ही क्या होगा 0,5। और आपको पता भी है कि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट हो गया ए। ओके, फिर ये कह रहा है कि बी पॉइंट 3,0 3,0 ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट 3,0। एंड सी पॉइंट है हमारा 1,0 1,0, ये पॉइंट है हमारा सी। ओके, 1,0। एंड डी पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट है 1,-5। 1,-5 कहाँ होगा 1,-5, ये वाला पॉइंट होगा 1,-5। अब ये कह रहा है कि इनका रिफ्लेक्शन कर दो वाई एक्सिस में। इसके सेकंड पार्ट में इसने कहा, फर्स्ट पार्ट में तो इनको पॉइंट प्लॉट करने के लिए कहा, सेकंड में कहा है कि इनको रिफ्लेक्ट कर दो वाई एक्सिस के अलोंग। बताओ इसका वाई एक्सिस के अलोंग यही पॉइंट रहेगा ए और ए डैश। ये क्या है हमारा इनवेरिएंट पॉइंट है, क्योंकि वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ए और ए डैश सेम ही है, ए और ए डैश क्या है सेम है। बी का वाई एक्सिस में करेंगे तो बिल्कुल सेम इधर डिस्टेंस पर आ जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं वाई एक्सिस में करते हैं तो एक्स का साइन चेंज होता है, तो एक्स का साइन ही चेंज हो रहा है, वाई तो 0 का 0 ही रहेगा। इसमें भी करेंगे तो यहाँ पे एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बी था, ये बी डैश हो गया, और ये सी था, ये सी डैश हो गया, ये हो गया -1,0। ओके, एंड डी का करेंगे तो इधर आ जाएगा बस। साइन किसका चेंज हो रहा है एक्स का, वाई तो सेम ही है। ओके, ये है हमारा, ये यहाँ है पॉइंट, यहाँ मत समझ लेना। तो ये हमारा डी डैश है। ओके, ये वाला पॉइंट। बस इस तरीके से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर कह रहे राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश सी डैश डी डैश। इन बी डैश सी डैश डी डैश के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए, बी डैश सी डैश और डी डैश। ए और ए डैश सेम ही रहेगा। ज्वाइन दी पॉइंट्स ए बी सी डी, ए बी सी डी को ज्वाइन करो, ए बी फिर यहाँ सी और फिर यहाँ डी। ओके, एंड फिर किसको ज्वाइन करना डी डैश, तो एरो की तरह बनना है, डी डैश सी डैश, ये सी डैश को ज्वाइन किया, फिर बी डैश को ज्वाइन किया, ये रहा, फिर ए यही है हमारा, ए और ए डैश सेम ही। तो ये कह रहा है कि नेम टू द क्लोज्ड फिगर ए डैश बी डैश। तो क्या है ये क्लोज्ड फिगर ए डैश बी डैश को क्या कह सकते हैं हम, तो ये तो क्या हो गया हमारा एरो हो गया, ये तो सिंपल। ठीक है, तो एरो इस फिगर का नाम हम बोलेंगे एरो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल वगैरह तो है नहीं हमारा। और क्या बोल सकते हैं कि इसकी कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टागन बोल सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी बन रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड के इफ x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फाइंड द रिमाइंडर इफ fx इज डिवाइडेड बाय x - 2। ओके, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ये कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है fx, एक पोलिनोमियल है fx, ये गिवन किया है 3x³ + x² - 15x, और यहाँ पर ये प्लस k। ये कह रहा है कि हैंस फाइंड द रिमाइंडर इफ, अच्छा इफ k + 1 इज अ फैक्टर, अगर इसका फैक्टर है देन हमारा क्या होगा
देन हम कह सकते हैं कि k+1 इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू -1। अब इसको पुट करते हैं हम इसमें, f ऑफ -1 अगर हम पुट करेंगे 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1, यहाँ पर -1 और ये k, इसकी जगह हम 0 लिख देंगे और यहाँ पर ये 3, ये -1, यहाँ पर 1, ये माइनस माइनस प्लस 15 और यहाँ पर ये k। ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 + 15 + k। इसको सोल्व करेंगे हम, 3 में से 15 में से 3 माइनस कर देंगे, 12, 12 और 1 13, या फिर इसको -2 और 15 ये हो जाएगा प्लस का 13 प्लस k। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, -13 आ रही है। ओके, k की वैल्यू -13 आ गई। अब ये कह रहा है कि हैंस फाइंड द रिमाइंडर इफ डिविडेंड बाय, अगर इसको डिवाइड किया जाए x+2 से, अगर इसी पोलिनोमियल को x+2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो k की वैल्यू आ गई 13, तो आप k की जगह रख सकते हो 13 सॉरी। तो आपके पास जो पोलिनोमियल आ गया है करेक्ट, वो क्या हो गया, 3x³ x² -15x और यहाँ पर -13। लेकिन आपको कह रहा है कि अब इसको डिवाइड करना है x-2 से, तो x-2 से डिवाइड करेंगे और इससे रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। कैसे कि आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर लो कि आप x की जगह पर रख लो 2, x की जगह पर क्या रख लो 2, जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम यही तो कहती है कि आप जिस भी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू, उसकी x की वैल्यू फाइंड करके आप पोलिनोमियल में रख दो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। और वही रिमाइंडर अगर 0 होता है तो वो फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर ये फैक्टर था, इसलिए हमने इसका आंसर हमें पता है कि 0 ही आएगा, इसलिए हमने 0 रखा था। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, बस सिंपल सा। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इसमें कभी मिस्टेक नहीं करोगे। सबसे ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर यही है हमारा, क्योंकि इसमें बस आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये चीज़ें आपको आनी चाहिए सिंपल से अलजेब्रा की, तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर -13। इसे करेंगे 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 15 2 30 और -13। ओके, 3 8 24 होगा और यहाँ 4 होगा और ये -30 और 13 को करेंगे हम, आ जाएगा 43। ये आ रहा है हमारा 28 -43 कर देंगे अब, तो 28 -43 कर रहे हैं हम। बस कैलकुलेशन में देख लेना कहीं मिस्टेक हो रही हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना। ओके, कभी कभी हो जाता है कि मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसा नहीं किसी से मिस्टेक नहीं होती, तो कोई भी मिस्टेक कर सकता है। तो यहाँ पर 13 में से 8 माइनस करेंगे हम, क्या करेंगे 5 और यह 3 में से 2 1। सबसे ज़्यादा मिस्टेक हमसे तब होती है जब हम क्वेश्चन तो कर रहे होते हैं लेकिन माइंड हमारा कहीं और पहुंच जाता है, किसी दूसरे क्वेश्चन में, किसी और चीज़ पे, तब हम ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को फोकस रखें, आप एग्ज़ाम के लिए ही सोचें, आपके दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांत रहें, बोलें कम। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप उसे देख भी सकते हैं। ओके, जिस भी आप गॉड में फेथ रखते हो आप उसको याद करें मन मन में, ठीक है, जिससे कि मन शांत रहे। तो ऐसी वेव्स जो आपको शांति मतलब पीसफुलनेस ये चीज़ें देती हैं तो उसको यूज़ करें। कोई भी आपके पास म्यूज़िक हो उसको सुन सकते हैं, कोई मंत्र वगैरह जो भी है आपका, ठीक है, उसको भी आप मन में दोहरा सकते हैं अपने मन को शांत रखने के लिए। तो ये चीज़ें करके देखें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों में। ओके, तो ये हो गया हमारा f2 = -15, ये हो गया हमारा। तो ये रिमाइंडर होगा कब, जब हम x-2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया। ओके, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से नहीं करना कि हम यहाँ पर बॉक्स वॉक्स बना कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से सुंदर तरीके से करना है। ए पार्ट हो गया, नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट। ओके, तो बी पार्ट में देखेंगे क्या कह रहा है ये। बी पार्ट है हमारे पास, इसने एक बिल दे दिया है जीएसटी का, इसमें एक जीएसटी का बिल दे दिया है इसने, 4th का बी पार्ट। इसने कुछ इस तरीके से एक कॉलम है हमारे पास, बिल्कुल बिल का परफॉर्मा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है बिल कंप्यूटर्स आर्टिकल्स
एंड यहाँ पर मार्क प्राइस और यहाँ पर ये रेट ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी % है, ठीक है। यहाँ पर है कि दो चीज़ें हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स हैं, तो कंप्यूटर के ही कुछ चीज़ें हैं ये हमारे पास, कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड एंड ये हमारे पास लैपटॉप एडाप्टर, ओके। ये है हमारे पास मार्क प्राइस कितना, ये है 15,500 और ये है हमारे पास 1,900 रुपीज़, ओके। ये है 18% और ये है हमारे पास 28%, ओके। ये है हमारे पास सिस्टम जो है। अभी कह रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट पेड फॉर द अबव बिल, इसके लिए टोटल कितना अमाउंट पे किया गया है वो बताना है आपको, सिंपल। तो सिंपल है बिल्कुल, परसेंटेज ही कैलकुलेट करनी है। मार्क प्राइस है, इस पर जीएसटी निकाल दो, मार्क प्राइस इस पर जीएसटी और ऐड कर दो, तो टोटल कितना बिल पे करेंगे, तो बस इसको आगे कर देते हैं, यहाँ टोटल बिल लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो फाइनल अमाउंट इसका कितना आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी आएगी फिर इसकी, ये है हमारा मार्क प्राइस, इस पर जीएसटी ऐड कर रहे हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एक तरह से सेलिंग प्राइस कह सकते हैं इसका। तो इन दोनों को ऐड करो, 18% और ऐड करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका 18% निकालो। तो उसके दो तरीके बताए थे, या तो आप इसका 18% या फिर इसका 118% ही कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाएगी। तो वो ज़्यादा टफ हो रहा है, तो आप सिर्फ 18% निकालो, ये कैंसिल, 18 से इसे मल्टीप्लाई, 18 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रही है हमारी, जैसे 155 और 18 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 40 और 4 44, 4 8 और 4 12, ओके। यहाँ आ गया हमारा ये 2790, तो इसमें 2790 और ऐड करेंगे तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 15500, ये 9 और 7 5 12 का 2 1, यहाँ 8 और 1, ये आ गया 18,290 रुपीज़। ऐसे सेम इसमें करेंगे, इसको यहाँ पर फाइंड करके इन दोनों का ऐड कर देंगे, टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा, बस ये करना है इसमें, इसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये कह रहा है कि इसमें कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन। अब देखो आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, इसमें आपको स्टेप डेविएशन यूज़ करना है। क्लास इंटरवल है हमारे पास, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20। तो स्टेप डेविएशन बिल्कुल हमारा थर्ड वाला, एक तो हमने किया था डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट जिसे हम एज्यूम मीन भी कहते हैं, और ये है हमारा स्टेप डेविएशन। देखो स्टेप डेविएशन आपको लेंथी लग सकता है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है जब हम ये क्या करते हैं, ग्रुप वाले क्वेश्चंस करते हैं इसमें। ये 40 to 50 और 50 to 60 ये हमें गिवन है। कैसे देखो इजी हो जाती है कैलकुलेशन, देखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन की है 534242, ओके। अब क्या करना है आपको ना, अब आपको करना है इसमें क्या, एक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक्स को मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क भी बोलते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस 2 से डिवाइड, 0 + 10 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, यहाँ पर करोगे आप कितना आएगा 15। देखो अगर इनमें 10 10 का गैप है तो इनमें भी 10 10 का गैप आ रहा होता है। इसमें हम करेंगे तो फिर इसमें भी 10 का गैप, ये 25 आ रहा होगा, ये 35 आ रहा होगा, 10 इसमें ऐड कर देंगे 45 और 10 इसमें ऐड कर देंगे तो 55, ये है। देन हम क्या करते हैं इसमें, फिर हम फाइंड करते हैं क्या, कि इसमें से एक वैल्यू को ए ऐड करते हैं। आप किसी भी वैल्यू को 25 को कर लो, 35 को, कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है। जैसे आपने 25 को ऐड कर लिया ए, तो फिर हम इसमें फाइंड करते हैं क्या, इसमें फाइंड करते हैं हम यू फाइंड करते हैं। तो यू फाइंड करते हैं तो यू को क्या लिखते हैं, एक्स आई माइनस यू बोलते हैं ना इसमें से, एक्स माइनस ए, ओके। ए वाली वैल्यू को आपको माइनस करना है एक्स वाली वैल्यूज में से। तो यहाँ पर आपको इसको क्या बोलना है, डी, इसमें डी बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसको डी बोला जाता है और फिर इसको क्या करते हैं हम, एक्स माइनस ए फाइंड करते हैं। यहाँ पर 25 माइनस एक्स, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि सीबीएसई में इन टर्म्स को हम यू में, जैसे
यू और डी वाली वैल्यू सेम होती है इस तरीके से। तो इसमें हम यहाँ पर क्या बोलते हैं आईसीएसई के लिए डी। ओके, तो इसे डी से रिप्रेजेंट किया है, तो आप डी से करना क्योंकि आपकी बुक में डी लिया गया है। तो डी क्या होता है एक्स माइनस ए, इनका डिफरेंस। तो एक्स की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 25 है, तो 5 माइनस 25 करेंगे माइनस का 20, 15 माइनस 25 करेंगे कितना आएगा माइनस का 10, और ये कितना आएगा हमारा 0। ओके, फिर ये वाला कितना आएगा प्लस का 10, फिर ये वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी 20। आप इस 45 में से 25 माइनस कर लो, फिर यहाँ पर 30। सिस्टमेटिक कैलकुलेशन होती है बिल्कुल। फिर हम इसमें फाइंड करते हैं क्या टी, इसमें टी फाइंड करते हैं। ये क्या हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। टी क्या कहता है, टी कहता है कि डी को आप एच से डिवाइड कर दो। एच क्या है क्लास साइज, जैसे इनका क्लास साइज 10 आ रहा तो 10 10 से सभी को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2 -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ओके, ये हो गया हमारा। फिर हम फाइंड करते हैं इसमें एफ इंटू टी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं एफ इंटू टी फाइंड करते हैं। एफ टी की वैल्यू, एफ और टी की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 होगा, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 होगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। ओके, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। सही है हमारी कैलकुलेशन, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ओके, अब इनको अगर हम सोल्व करते हैं, देखो ये या तो आ रहा है हमारा माइनस का 13, और ये प्लस का और कितना आ रहा है हमारा 10 और प्लस का 16, प्लस का 16 वाला देखो प्लस भी कितना सिंपल हो गया। तो सिग्मा एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, सिग्मा एफ टी का मतलब इन सभी का सम। तो 16 में से 3 माइनस कर दो, 3 आ रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है फिर मीन निकालने के लिए कि ए प्लस सिग्मा, अगर ये सिर्फ ये वाला होता तो इसमें हम एफ डी निकालते हैं, एफ की डी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम फॉर्मूला ही लगाते हैं सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन इसमें क्या करते हैं सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ, जिसको ये कह रहे हैं हम, और इनटू में क्या टी, ये होता है हमारा। ओके, ये यूज़ होता है इसमें इसको सोल्व करने के लिए। तो बस अब हम इसको करेंगे, इन सभी को प्लस कर लेते हैं। 3 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, ये 20 हो गया हमारा। ओके, ये 20 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू को लेंगे। ए की वैल्यू हमने लेट की है 25 प्लस एफ टी की वैल्यू 3। यहाँ पर ये क्या है, ये जो टी नहीं होता है यहाँ पर, ये क्या होता है एच होता है, मतलब क्लास साइज होता है एच, या फिर इसको यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं आई बोल रहे हैं। ओके, आईसीएसई में इसको आई बोल रहे हैं अगर हम, तो इसको आई लिख सकते हो आप। ओके, तो इसको आप आई लिख लें। फिर हम क्या करेंगे इसमें 3 और सिग्मा एफ की वैल्यू 20 और आई की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, एन आई क्या है क्लास साइज है। बस अब हम क्या कर लेंगे इसमें 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। 25 अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो कितना आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम ये आ रहा है 1.5, और सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 2 1 2 2.5 1.5 1.5 को इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 26.5, इसका मीन आ रहा होगा। ओके, ये है इसका मीन। इस टाइप से आपको करना है, मीन फाइंड करना है। यह है स्टेप डेविएशन। हमने सभी मेथड आपको कराए हैं, इनके कंप्लीट सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आप उनको देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सी पार्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बी सेक्शन का था, जिसमें से हमें एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 7 क्वेश्चंस में से। ओके, तो बस अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सर्कल से रिलेटेड है। कह रहा है कि इन द अबव डायग्राम दिस सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड क्यू। 2 सर्कल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी और क्यू में। फिगर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको फिगर से ही समझाना। हमेशा ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे ज्योमेट्री वाले शेप वाले, इनमें आपको फिगर बनानी है अच्छे से, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये कह रहा है कि पी और क्यू पर ये इंटरसेक्ट होते हैं। ये पी पॉइंट है इसका और ये है इसका क्यू पॉइंट, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एट पी एंड क्यू। एक्स वाई इज अ कॉमन टेंजेंट, एक्स वाई एक कॉमन टेंजेंट है इन दोनों पर। इस टाइप से इसने कहा है कि कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल पर। ओके, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया टेंजेंट का। गिवन एंगल एक्स पी वाई, एक्स पी वाई ये एंगल हमें गिवन किया है। अगर हम इस एंगल को देखें कितना है 41, ये है एक्स पी वाई, ये 41 एंगल गिवन किया है इसने। एंड
एंगल क्यू एक्स वाई, क्यू एक्स वाई, ये वाला एंगल अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग दे दिया है इसने। ऐसा क्वेश्चन तो हमने नहीं किया एक्सरसाइज में भी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी किया हमने अभी तक नहीं किया है। तो ये हो गया हमारा 23। कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल वैल्यू ऑफ एंगल क्यू वाई एक्स, क्यू वाई एक्स, क्यू वाई एक्स, ये वाला एंगल बताना है। क्या ये भी 23 होगा? बताओ क्या होगा अभी ये एंगल हमारा। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन किया है हमें, इतना इजी तो नहीं होगा। ये हमारा 3 मार्क्स में दे रखा है, तो 3 मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ तो वो इसने सोचा ही होगा। तो अब इसमें लगाओ कौन सी प्रॉपर्टी, क्या रूल, क्या लगा रहे हैं हम सर्कल का, जिससे हम इसको कर पाएँ क्वेश्चन को। अब बताओ टेंजेंट है तो कहीं ना कहीं टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होगी। हाँ बिल्कुल हो रही होगी टेंजेंट की प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं तो देखो ये क्या है, टेंजेंट और ये कोड है किस सर्कल की, सिर्फ इस सर्कल को देखो आप। तो कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। मीन्स अगर ये 23 है तो ये भी 23 होगा, ये सिर्फ ये छोटा वाला 23। और अगर ये 23 है तो ये वाला कितना होगा, 41 में से 23 माइनस कर देंगे। 41 में से 23 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ओके, ये 18 आ रहा है तो ये एंगल 18, और अगर ये एंगल 18 तो ये भी तो कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल है, तो ये एंगल 18। बस ये है इसमें कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है कुछ भी नहीं। एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन में तो बस आपको प्रॉपर्टी देखनी होती है कि आप प्रॉपर्टी का यूज़ लगा पा रहे हो और नहीं, जो भी हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं सर्कल वगैरह में, टेंजेंट में, तो वो चीज़ें हमें यूज़ करनी है इसमें। बी पार्ट देखते हैं इसका। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, बस इसे लिख देंगे हम कि यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू एंगल होगा क्यू पी एक्स के। ये क्या है, एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट इक्वल्स टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, या फिर एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके, फिर ऐसे इसमें यूज़ कर किया है हमने, बस और कुछ नहीं है। बी में कह रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 4.2 मीटर एंड हाइट 12 मीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसमें क्या कह रहा है, इसकी रेडियस है हमारे पास, कितनी है रेडियस, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 4.2 मीटर, इसकी रेडियस है हमारी 4.2 मीटर, एंड हाइट 12 मीटर, और हाइट क्या है इसकी 12 मीटर। हाइट क्या है इसकी 12 मीटर, हाइट 12 मीटर है। इज फेड बाय अ पाइप ऑफ अ डायमीटर 6 मीटर 6 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर फ्लो एट अ रेट ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। इसको फिल करना है एक पाइप से। एक पाइप है हमारा जो क्या करता है, जो जिसकी डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ओके, और इसमें जो स्पीड है ना पानी चलने की वो 27 किलोमीटर पर आवर है। मीन्स 27 किलोमीटर, एक घंटे में 27 किलोमीटर लेंथ का पानी ये इसमें डाल देता है। ये है इसमें, आप बताओ कितने टाइम में इसको फिल कर देगा, ये बताना है। तो इस तरीके का जब कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हम देखो क्या सोचते हैं कि भाई जितना इसमें से पानी निकलेगा वो इसको फिल करेगा। मीन्स इसकी वॉल्यूम को फिल करना है, तो इसकी जो वॉल्यूम है और इसकी वॉल्यूम हम इक्वल लेंगे। उस चीज़ को सोचते हुए हमें इसको करना है कि देखेंगे इसमें कितना पानी आ रहा है। सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी या फिर इसकी वॉल्यूम जो होगी हमारी वो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अगर हम देखते हैं 22/7, आर की वैल्यू 4.2 है तो हम 4.2 लेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और हाइट है 12। यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कुछ इस टाइप से आ जाएगी वैल्यू। 7 6 42 होते हैं तो 0.6 इस टाइप से आ जाएगी, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या इसे हम मल्टीप्लाई करने में लग जाएं या फिर आगे चलें, कुछ सोचें। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने आपको बताया क्योंकि फाइनल आंसर हमारा ये नहीं है। इतना इसका वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। ओके, अब इतना ही पानी इसको इसमें डालना है, समझ रहे बात को, इसको ही इतना ही पानी इसमें इसको डालना है। तो बताओ इतना पानी ये कितने टाइम में डालेगा है, ये बताना है आपको। अब टाइम कैसे निकालें भाई इसका, इसकी निकालेंगे हाइट, इसकी लेंथ निकालेंगे हम पाइप की, क्योंकि जो इसकी वॉल्यूम होगी वही पाइप की वॉल्यूम होगी, पाइप में आने वाले पानी की वॉल्यूम होगी। ये समझना है आपको, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप या फिर वाटर कंटेन इन पाइप इक्वल्स टू वाटर इन टैंक। ठीक है, तो ये चीज़ लिखेंगे हम कि वाटर कंटेन इन पाइप इक्वल्स टू वाटर कंटेन इन टैंक, या वाटर कैपेसिटी ऑफ टैंक, ये दोनों इक्वल होंगे। वाटर, अब देखो ये भी एक सिलेंड्रिकल पाइप है तो इसका भी
क्या होगा हमारा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा। हम इसकी रेडियस आर डैश लेट कर लेते हैं, और अगर 6 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका रेडियस। लेकिन ये मीटर क्यूब में है तो आप इसे भी मीटर क्यूब में चेंज करो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे सेंटीमीटर में। इसे सेंटीमीटर में करोगे ना तो इसको 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि मीटर 1 मीटर होता तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मीटर है, इस बात को समझो। तो अगर आपने यहाँ पर सिर्फ 3 लिया है, मतलब ये रेडियस, ये चीज़ें आप क्या ले रहे हो, ये चीज़ें आप सिर्फ क्या ले रहे हो, किस में ले रहे हो, सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करना होगा। तो आप इसको मीटर में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर डैश स्क्वायर और इंटू इसकी हाइट हम ले लेते हैं एच डैश, इसकी वो पाइप की हाइट ले लेते हैं एच डैश। वाटर है ये, इसका कंटेन आ गया हमारा 0.6 इंटू 4.2 और इंटू 12, ये है। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर डैश की वैल्यू हमें पता चल गई है 3, लेकिन हम इसे मीटर में ले रहे हैं, तो अगर ये सेंटीमीटर में से मीटर में लेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3/100 मीटर। ऐसे हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, तो यहाँ आ गया एच डैश। तो अब ये जो आएगा ना हमारा, अगर ये हमने मीटर में लिया है तो ये आंसर भी मीटर में ही आएगी। इसकी लेंथ या 20 मल्टीप्लाई है ये, ओके, 20 इंटू 0.6 और 4.2 और ये 12। अब यहाँ से कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो इनको बस इधर फेंक दो, आप इनको उठाओ इधर लेके आओ। तो यहाँ जो एच डैश की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये 22 इंटू, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है बस, 0.6 4.2 एंड ये 12। ये जो 7 है और ये 2 टाइम्स 100 है, ये इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, 22, 3 और 3। अब पॉइंट हटाते जाओ और इसमें लगा दो 2 0, क्योंकि एक इसके बाद पॉइंट हटेगा 10 आता है, इसका पॉइंट हटता है 10, तो 10 और 10 100, 100 कैंसिल। अब देखो वैल्यू कैंसिल हो रही है मोस्टली, ये कैंसिल, 3 से 3 4 जा 12 कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स में 2 कैंसिल। एच डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, 42, 4 और 7 कर लो मल्टीप्लाई। ये कितना आ रहा है, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ रहा है 84 और 7 4 द 28, इस तरीके से कर लो। फिर आपको इसे मल्टीप्लाई करना होता है, इससे 4 से इसे ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 7 से इसे मल्टीप्लाई कर लो। देखो अगर हमसे 4 से करते तो 4 4 से 16, 6 1, 4 8 द 32 और ये 33 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर में आ रही है हमारी हाइट ऑफ पाइप, तो 7 6 42, 7 6 42। आप इसे ऐसे ही रहने दो, अभी भी आप इसे ऐसे ही रहने दो, इतनी मीटर हमारी हाइट आ गई। अब देखो अब इसका किलोमीटर क्या चल रहा था हिसाब, ये कह रहा था कि जो स्पीड है इसकी वो 27 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, ओके। अगर आपको इसका टाइम आर में चाहिए तो इसको भी आर में चेंज करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस, लेंथ क्या है यहाँ पर, एक तरीके से डिस्टेंस है। टाइम अगर हमें फाइंड करना तो स्पीड रख देंगे 27, डिस्टेंस है कि किलोमीटर में, इसे मीटर में चेंज करना है तो फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, फिर किलोमीटर में, तो बस डिस्टेंस रखेंगे हम 336 इंटू 7 अपॉन 1000, और ये डिवाइड में जो टी यहाँ पर है ये इधर भी लिख सकते हो, या फिर इस टी को इधर लेके आ सकते हो। टी को इधर लेके आएंगे हम, ये हो जाएगा 336 इंटू 7, और यहाँ पर 27 नीचे आएगा और ये 1000 है, ओके, ये आ रहा है। कैंसिल कर लो, क्या है इसको कैंसिल कर रहा है, 3 से तो हो रहा है, ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 3 से 27, और फिर कितना बचेगा 6, 9 से नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 9 जा 27 और 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 9 से नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 9 1 जा 9 और 2 बचेगा, नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 और नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा ये। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गए, टाइम हमारा आ गया ये 112 इंटू 7 अपॉन 9000, इस तरीके से ये आ रहा है आर में टाइम। और अगर हम इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कैंसिल किया हमने, तो यहाँ पर 3 2 जा और यहाँ 3 3 जा, ओके, इतना हो गया ये। अभी भी ये वैल्यू, फिर नीचे वाली वैल्यू बच रही है, तो इसका वैल्यू आंसर जो आ रहा है वो पॉइंट में ही आ रहा है हमारा,
इसका आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर इसमें हमें पॉइंट में ही आंसर लिखना होगा, क्योंकि 3 से तो वैल्यू कैंसिल हो नहीं रही, 3 से कैंसिल हो रहा था कोई परफेक्ट आंसर इसका आ जाता। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से डिवाइड कर देंगे, वही इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा इस केस में। या फिर आप एक बार 60 से और मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड में चेंज कर सकते हो। सेकंड में करोगे तो बस नीचे 100 और आ जाएगा, कट जाएगा। ओके, ऐसे करोगे तो कितना आ रहा है, ऐसे करेंगे तो 2224 इंटू 7/300, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 28, 2 7 2 14 और 2 16 का 6 1 7 4 7 2 14 और 1 15। फिर यहाँ पर ये 300, 3 से कैंसिल कर रहे हैं इसे तो आ रहा है 3 5 15, 3 2 6, 3 2 6, फिर 3 6 18, 3 6 18 समथिंग ये वाली वैल्यू, और 100 से और डिवाइड करेंगे तो ये 5.22 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, 23 कह सकते हैं, इतना मिनट आंसर आ रहा है। इस तरीके से आ रही है इसकी वैल्यू। तो ये कुछ हमें ऐसा भी लग रहा है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इस तरीके से जो टाइम आता है तो तब हमें कैलकुलेशन वगैरह में ऐसा लगता है कि मिस्टेक आ रही है। तो इसे एक बार और चेक करते हैं कि इसमें भाई कुछ मिस्टेक तो नहीं छोड़ दी हमने कहीं पर। तो देखते हैं इसमें कि हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला, जो कि हमारे आ रही थी इसमें मीटर में। सभी वैल्यू देख लेना कि आपने सही लिया है नहीं, रेडियस डायमीटर को रेडियस तो नहीं ले लिया, इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी। तो रेडियस 4.2 ही है और हाइट 12 मीटर ही है, बिल्कुल सही है। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला भी सही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है 7 6 42 भी होता है, ये भी बात सही है। 7 6 42, तो ये हमारे पास बच रहा था और यहाँ 12 बच रहा था, तो यहाँ पर 0.6 4.2 और 12 बच रहा था, ये हमारी आ रही थी क्या वॉल्यूम। इसको हमने वाटर की वॉल्यूम के इक्वल रखा, जो वाटर की वॉल्यूम ही पाई आर स्क्वायर एच होगी, लेकिन इसने वाटर के पाइप का डायमीटर इसने बताया था 6 सेंटीमीटर, 6 का आधा किया 3 आया, लेकिन इसे मीटर में चेंज किया तो 3/100 और 3/100 आया, इसमें एच रखा हमने, ठीक है। 7 को लेके गए, ये 100 हो गया, 22 से पूरा 22 कैंसिल, पॉइंट हटाया इनके 100 आया, ठीक है। 3 से 2 कैंसिल किया और 3 से 4 कैंसिल किया, ये सभी बातें तो सही हैं, बिल्कुल करेक्ट आ जाती है हमारी। तो फिर हमने इसको देखा कि जो हाइट आ रही थी हमारी क्या आ रही थी, ये आ रही थी, मतलब ये लेंथ आ रहा था हमारे, ये आ रहा था, इसमें हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। 4 4 16 का 1, 4 8 32 ही होते हैं, और ये 33 इंटू 7 हो गया, तो 3 3 4 4 16, ठीक है। तो 7 इंटू 1000 अगर हम किलोमीटर में कर रहे हैं, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया हमने अगर, तो यहाँ पर हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस और स्पीड की जगह स्पीड। कैलकुलेशन तो हमें बिल्कुल सही लग रही है यहाँ पर हमने। फिर 27 से अगर हम से डिवाइड भी कर देते हैं तो वही है भाई, 3 9 और 3 से कैंसिल हो रहा है, बस ये और कैंसिल हो ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल ये सही, मतलब चीज़ें सही जा रही हैं। ये आर में आता है टाइम, आर को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो आप उसे 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरीके से। चलो ये वाली जो आंसर है हम इसको ले लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता देना इसमें, ओके। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 का ही, बी पार्ट है इसमें, ये बी पार्ट था हमारा। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट मैट्रिक्स का क्वेश्चन गिवन किया है इसने हमें, और मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन में देखते हैं अब इसमें क्या है हमारे पास, ओके। तो ये है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। इसने कहा है कि एक गिवन मैट्रिक्स है, गिवन दिस, क्या दे रखा है कि 4 -1 2 और 1, और इसमें मल्टीप्लाई कर रखी है एम की 6 इंटू आई बोला गया है, और कहा है कि वेयर एम इज़ अ मैट्रिक्स एंड आई इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, एम का ऑर्डर बताओ। तो अगर ये एम एक मैट्रिक्स है, अगर ये कोई नंबर होता, कोई कॉन्स्टेंट होती, तो हम इसके हर एक से मल्टीप्लाई कर लेते। नहीं, ये अगर ये एक मैट्रिक्स है तो भाई इसके मैट्रिक्स होने पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये देखना है। अगर ये हमारी 2 इंटू 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके, ये यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 2, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 2, क्योंकि 6 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ऑर्डर यही रहेगा। तो आप देखो रिजल्टेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कैसे डिसाइड करते हैं, अगर इसके हम रो और कॉलम लेट कर लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये 2 है तो ये 2 होना चाहिए, इसका मतलब रो तो कितनी होगी, 2 हो जाएगी, कॉलम कितना होगा, और बाहर वाली जो मैट्रिक्स है वो
रिजल्टेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स के बराबर होती है। जैसे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। तो यहाँ पर ये वाले ऑर्डर भी बिल्कुल यही होना चाहिए, ये भी 2 इंटू 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी 2 आ रही है। तो इसका मतलब ऑर्डर तो क्या हो गया हमारा, एम का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, एम का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी। अब वो कह रहा है कि भाई इसके एम मैट्रिक्स भी फाइंड करो। तो क्या कैसे करते हैं मैट्रिक्स के, इसके हम एलिमेंट ले लेते हैं। 4 एलिमेंट होंगे जिसको हम ए बी सी रिलेट कर सकते हो। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, कि बस हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। रो इंटू कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। ये A11 एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 4 इंटू ए 4A प्लस 2 इंटू सी 2C। फिर ये जो एलिमेंट आएगा ये होगा A12, तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 4 इंटू बी 4B और 2 इंटू डी 2D। फिर ये हो गया हमारा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस A और ये प्लस C, और यहाँ पर इनको कर देंगे हम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस B और यहाँ पर प्लस D, ये है हमारा। ओके, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6006, ये है। अब 4A प्लस 2C इक्वल्स टू 6, यहाँ पर इसकी वैल्यू 4B, क्योंकि हर एक एलिमेंट इक्वल होगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो माइनस ए प्लस सी को 0 के इक्वल, और यहाँ पर माइनस बी प्लस डी को 6 के इक्वल, इस टाइप से। अब ए सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, बी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्योंकि 2 अननोन्स है। एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन्स हैं तो आप उनकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते जब तक उनके जैसी कोई दूसरी इक्वेशन ना हो। अब देखो इस वाली इक्वेशन को सोल्व करने में इसका यूज़ हो रहा है कैसे, ये दोनों में ए सी है, ये भी ए सी में है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो माइनस है, ये सी इधर जाएगा तो माइनस सी, ए इक्वल्स टू सी है, ए इक्वल्स टू सी है तो आप ए की जगह सी रख लो या सी की जगह ए रख लो, कुछ भी कर सकते हो। पहले आप किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 6 इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है 1, ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस ये है सिंपल, ऐसे इसमें कर लो। इसमें तो इक्वेशन को आप क्या कर लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब वो इक्वेटिंग कोफिशिएंट लगा लो इसमें, या 2 की मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का 2b, ये हो जाएगा 2d, और ये हो जाएगा 2 6 12। ओके, फिर क्या कर सकते हैं इसमें कि ये वाली वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, ये कैंसिल हो रही, तो इन दोनों करेंगे हम इक्वेशन को माइनस। माइनस कब करते हैं, जब हमें अपोजिट साइन चाहिए होते हैं। अगर वो पहले से अपोजिट है तो ऐड करते हैं, इनको कैंसिल किया हमने, ये प्लस और प्लस 6b हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 12। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 2। b की वैल्यू अगर माइनस की 2 आ रही है हमारी, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, b की जगह माइनस 2 रखेंगे, d की वैल्यू क्या मिलेगी, ये आ रहा है प्लस का 2 प्लस d इक्वल्स टू 6, तो d की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6 माइनस 2, ये आ रही है 4। ओके, तो d की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 4। बस ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, तो मैट्रिक्स एम क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू आई हमारी 1। ओके, यहाँ पर ए रखा था हमने, यहाँ b है, तो b की वैल्यू क्या आई है हमारी, b की वैल्यू आई है -2, यहाँ -2। यहाँ c रखा हमने, तो c की वैल्यू क्या आई है 1, c की वैल्यू भी 1 आई है तो 1, और d की वैल्यू क्या आई है 4। तो यही हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा 6। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे पेपर को कंप्लीट करा देंगे। बस इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 रह गया है। ओके, वैसे हमें क्वेश्चन सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7 में से, तो इसमें आप कोई भी 3 क्वेश्चंस करोगे अपने एग्जाम में, सारे मत कर देना, वो सारे हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम तो होता ही नहीं है, क्योंकि टाइम भी हमें सेव करना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग पेपर हमें गिवन होता है। तो टाइम भी आप कैसे सेव करोगे, आपको अपनी कैलकुलेशन, आपका सॉल्यूशन, ये सभी तेज़ी से करने हैं, और आप ऐसा करना कि क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपके पास कुछ टाइम बच जाए जिससे आप इसे रीचेक कर सको एक बार। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।